अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीता गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीसी सीरीज की। आज हमारी सेकंड वीडियो है। कल हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एसपीएसएस में क्वेश्चनियर किस तरह से डिजाइन करते हैं, वेरिएबल नेम कौन से रूल होते हैं, वेरिएबल की टाइप कितनी होती है, मेजर कौन सी होती है, वेरियस लेवल्स कौन से होते हैं और एक लेवल का मैं डिस्कस करना भूल गई थी। तो लेवल ये होता है कि अगर आपने वेरिएबल नेम शॉर्टेज दिया है तो उसको आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेवल में डाल सकते हैं, उसमें स्पेस भी दे सकते हैं और हैश लिखना हो, कुछ भी लिखना हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आज चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास डेटा एक्सेल के फॉर्मेट पे है तो उसको आपको एसपीएसएस में किस तरह से ओपन करना है या इंपोर्ट करना है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब भी आप एसपीएसएस खोलते हैं तो इस विंडो के साथ, जो कि एक डेटा विंडो कहलाती है, डेटा शीट कहलाती है आपकी, इसके साथ एक और डायलॉग बॉक्स खुलता है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने लास्ट जिन डेटास पे काम किया है उसकी एक लिस्ट शो कर रहा होता है, जिस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट पे होता है। लेकिन क्योंकि वो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, मैं वो उस लिस्ट को आपके सामने नहीं शो कर सकती थी, इसलिए वो मैंने डायलॉग बॉक्स पहले ही बंद कर दिया। इसके अलावा आपको जब डेटा आप चाहे तो उसी लिस्ट में से अपना डेटा ओपन कर सकते हैं जिसपे आपको काम करना है, और दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। कोई भी डेटा ओपन करने के लिए, चाहे वो एक्सेल फॉर्म पे हो चाहे वो एसपीएसएस के फॉर्म पे हो, आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद ये सेकंड ऑप्शन है ओपन। ओपन पे जाने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसके बाद आपने अपना डेटा जहां पर रखा है आप वहां पर जाए। मैंने अपना डेटा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपके डेटा की टाइप कौन सी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली एसपीएसएस सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैंने एसपीएसएस से हटाकर इसको यहाँ पर एक्सेल करना है, क्योंकि मेरा डेटा एक्सेल की फॉर्म पे है। जब तक मैं इसको एक्सेल सेलेक्ट टाइप नहीं करूंगी आपके पास एक्सेल की फाइल शो नहीं होगी। अक्सर बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने डेटा तो रखा इसी लोकेशन पे था लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। वो इसीलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं चेंज हुई होती। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल डेटा पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं वर्कशीट पे। तो इसमें वर्कशीट का मतलब ये कि एक एक्सेल की फाइल में अगर मल्टीपल शीट्स बनी हुई हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मुझे सेकंड शीट पे काम करना हो, फर्स्ट शीट पे काम नहीं करना, तो मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन बॉक्स से, ड्रॉप डाउन ऑप्शन से जाके सेकंड शीट सिलेक्ट कर लूंगी। लेकिन क्योंकि मुझे फर्स्ट शीट पे ही काम करना है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट शीट सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा। इसका मतलब ये है कि आपके वेरिएबल्स नेम ये रो की हेडिंग एज अ हेडिंग तो हो। अगर आप इस पे चेक नहीं लगाएंगे तो ये वेरिएबल नेम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो एक केस बन के आ जाएंगे, वेरिएबल नेम से हट जाएंगे और उन वेरिएबल नेम की जगह V1 V2 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता होगा। एट द टाइम ऑफ एनालिसिस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पर वैसे बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ होता है, लेकिन अगर चेक नहीं लगा हुआ तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है। तो आपकी फर्स्ट रो में जो वेरिएबल नेम होंगे वो ऑटोमेटिकली हेडिंग बन जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, तो आप इन सबको इग्नोर करें और उसके बाद इसको ओके कर दें। ये आपके पास डेटा खुल कर आया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि एसपीएस के साथ, जिससे मैंने आपको बताया था कि डेटा फाइल में दो शीट्स होती हैं, वेरिएबल व्यू एक डेटा व्यू। इस डेटा फाइल के साथ साथ एसपीएस की दो और फाइल्स होती हैं, वन इज सिंटेक्स और दूसरी कहलाती है आउटपुट। सिंटेक्स का काम क्या होता है, आउटपुट का काम क्या होता है और ये डेटा फाइल का काम क्या होता है। इस डेटा फाइल का काम तो आपको पता चल गया कि इसमें आपकी सारा डेटा स्टोर हुआ है।
सिंटेक्स का काम क्या होता है, जब भी आप कोई एनालिसिस करेंगे या कोई कंप्यूटेशन करेंगे या कोई रीकोडिंग करेंगे और अगर आपको उसकी प्रोग्रामिंग सेव करनी होगी ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वही स्टेप आप दोबारा करें तो आपको सारे एफर्ट दोबारा नहीं करें, जस्ट प्रोग्रामिंग आपके पास सेव हो जाए, तो आप सिंटेक्स को यूज करेंगे और उसमें अपना प्रोग्राम साथ के साथ सेव करते जाएंगे। इसके अलावा थर्ड फाइल जो हमारी है वो है आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल क्या होती है, जब भी आप कोई कमांड रन करते हैं और आपके रिजल्ट जिस चीज पे शो होते हैं वो कहलाती है आउटपुट फाइल। वन हो गई डेटा फाइल जिसमें डेटा स्टोर है, सेकेंड वन इज सिंटेक्स जिसमें आपकी सारी प्रोग्रामिंग सेव हो रही है, आपकी कमांड सेव हो रही है, थर्ड वन इज आउटपुट फाइल जिसमें आपके सारे रिजल्ट शो होंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। इन तीनों फाइलों को आपको एक ही जगह सेव करना है, एक ही नाम से कोशिश करें सेव करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में एंड्रॉइड का लाइब्रेरी सेव करने का ऑप्शन आता है। इसी तरीके से सिंटेक्स अगर आप सेव करेंगे तो सिंटेक्स में ऑटोमेटिकली सिंटेक्स का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप सिंटेक्स के नाम से सेव करो। आउटपुट फाइल में भी बाय डिफॉल्ट यही नाम आ रहा होता है कि आप आउटपुट के नाम से सेव करो, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो आपका रिसर्च टॉपिक है आपको उसी के नाम से अपना सिंटेक्स भी सेव करना है, अपना आउटपुट भी सेव करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर आपने एक दफा काम किया और उसके बाद सारी फाइल्स को क्लोज कर दिया और आप नेक्स्ट डे दोबारा काम करने बैठे, आपने डेटा खोला, डेटा खोलने के साथ साथ आपको सिंटेक्स और आउटपुट भी साथ ही खोलना है, वरना ये क्या होगा कि हर दफा आपका डेटा जब भी कोई कमांड रन करेगा एक नया सिंटेक्स बनाएगा, एक नया आउटपुट बनाएगा और इस तरह से हर दफा में वो एक नई फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा। इस तरह से आपके पास एक फाइल्स का ढेर जमा हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी सारी फाइल्स में थोड़ा थोड़ा काम कर दिया और आप भी ढूंढते ही रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हर दफा जब काम करें उसी फाइल को, तीनों फाइलों को साथ खोलें और उसी सीक्वेंस में आप काम करते जाएंगे। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और आपका काम मैस भी नहीं होगा। हमने सिंटेक्स की बात कर ली, डेटा फाइल की बात कर ली, आउटपुट की फाइल की बात कर ली। अब हम इस डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस डेटा में है क्या, ये एक डमी डेटा है, इसमें रियलिटी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये जस्ट मैंने कमांड रन करने के लिए ओपन किया है, ठीक है। तो इसमें इसका कोई साइनॉप्सिस नहीं है, इसके बैकएंड पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस डेटा को जस्ट मुझे कमांड रन करना सिखाना है आपको कि कमांड किस तरह से रन करेंगे, वेरिएबल की टाइप कौन कौन सी है, उसको रिपोर्ट किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला मेरा वेरिएबल है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर क्या होता है, आपका आइडेंटिफायर होता है, यानी कि हर बंदे का एक डिफरेंट सीरियल नंबर होगा, हर पेशेंट का एक डिफरेंट सीरियल नंबर होगा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर की जगह आप कुछ और भी ले सकते थे, आप कोई रिकॉर्ड आईडी ले सकते थे, आप कोई एमआर नंबर ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल एज का। एज तो पता है आपको क्या होती है, जो सब छुपाते हैं। इसके बाद जो वेरिएबल है आपका जेंडर। जेंडर में आपके पास दो कैटेगरीज है यहाँ पर, मेल और फीमेल। उसके बाद आ जाती है एडमिशन डेट, किसी भी चीज की हो सकती है। अगर हम यहाँ पर हॉस्पिटल सेटअप की बात करें तो मेडिकल डेटा है, मेडिकल डेटा पे एडमिशन डेट का मतलब सिंपल सा है कि पेशेंट की एडमिशन डेट है ये और उसी की डिस्चार्ज डेट यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है एल्ब्यूमिन के नाम से, क्या एल्ब्यूमिन की बेसिस पे पेशेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनको कोई आरडी नहीं थी, यानी कि कोई रीनल डिजीज नहीं थी, कैटेगरी नंबर 2 जिनको मॉडरेट रीनल डिजीज थी, और कैटेगरी नंबर 3 जिनको सीवियर रीनल डिजीज थी। इसके बाद एक और वेरिएबल है फाइनल आउटकम का। फाइनल आउटकम भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, एक अलाइव और एक्सपायर्ड। इसके बाद बीएमआई की कैटेगरीज है 1 2 3 4। उसके बाद प्री ग्लूकोज का लेवल है जो कि क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में है। उसके बाद पोस्ट ग्लूकोज का वेरिएबल है जो कि क्वांटिटेटिव है। इस तरह से कुछ स्कोरिंग हुई भी है कि उसकी हेल्थ के हिसाब से कि उसकी स्लीप कितनी है, उसकी डेली एक्टिविटी में वो कितना स्कोर कर रहा है, वो डेली हॉबीज में उसकी क्या एक्टिविटी है, उसकी एंजाइटी लेवल क्या है। इस तरह से एक डमी डेटा बना हुआ है, इसमें हम सारे टेस्ट अपने सीखेंगे, अपने रीकोडिंग सीखेंगे, एनालिसिस सीखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहला काम ये
कि जब भी आपके पास डेटा आता है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क आपका ये होता है कि आपको उसकी क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग बहुत सी डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है। यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूंगी, एक तो ये कि आप वेरिएबल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देख सकते हैं कि आपके पास कोई आउटलायर तो नहीं आया। आप डिस्क्रिप्टिव रन करके देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं। और अगर आपका सीरियल नंबर है तो आप उसकी बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एक ही सीरियल नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर एक ही सीरियल नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये कि गलती से वो सीरियल नंबर डल गया है, आगे का रिकॉर्ड पूरा डिफरेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक ही पेशेंट का डेटा दो बार डल चुका है। तो इसको हम पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डुप्लीकेट में केसेस है भी या नहीं, अगर है तो कितने हैं और कौन से हैं। दूसरा हमारा टास्क ये होता है कि उनको वेरीफाई करना जो डुप्लीकेट में आते हैं कि इनके एमआर नंबर या रिकॉर्ड आईडी आइडेंटिफायर जो है वो डुप्लीकेट में गलती से डल गए या डेटा ही पूरा डुप्लीकेट में डल गया। चले चलते हैं ये देखने के लिए हम डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। अभी आपको डेटा में कोई चीज चेक करनी होगी, उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा या उसकी कोडिंग करनी होगी, तो याद रखिएगा कि आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के लिए आपके पास डेटा में जाने के बाद आपके पास ये 7th ऑप्शन इनेबल ऑप्शन है, आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें ये मुझसे पूछ रहा है कि वो वेरिएबल नेम बताएं आप जिनकी बेसिस पे आपको डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने। ऑब्वियसली अगर मैं एज की बात करूँ तो हो सकता है कि 2 3 4 5 काफी सारे लोगों की एज सिमिलर हो, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं आगे के उनमें सब में पॉसिबिलिटी है कि वो डुप्लीकेट में रिपीट हो रही हो। दो लोगों की एक जैसी चीज हो सकती है, लेकिन सीरियल नंबर ऐसा है जो कि दो लोगों का एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को एज आइडेंटिफायर सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगी तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पूछा हुआ है कि फर्स्ट केस इन ईच ग्रुप इज प्राइमरी और लास्ट केस इन ईच ग्रुप इज प्राइमरी। इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर एक सीरियल नंबर 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको पहले वाले को मास्टर और बाकी वालों को डुप्लीकेट कंसीडर करना है, या लास्ट वाले को मास्टर और उससे पहले जितने ही वो सीरियल नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको डुप्लीकेट कंसीडर करना है। मैं यूजुअली यही करती हूँ कि जो अगर पहला केस होता है उसको मैं करती हूँ प्राइमरी केस यानी कि मास्टर केस, और उसके बाद अगर वही केस दोबारा रिपीट हो रहा होता है तो मैं उसको डुप्लीकेट कंसिडर करती हूँ। इसके बाद सिक्वेंशियल काउंट ऑफ मैच केस इन ईच ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है कि जिसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो उसको मैं 0 कंसीडर करूं, और उसके बाद उसके जितने भी डुप्लीकेट्स रिपीट हो रहे हैं, अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो उसको 1 कहूं, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 कहूं, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 कहूं। तो 1 2 3 करके उसकी सीक्वेंस चलती जाएगी। तो आपको इस पे भी चेक करना है। इन दोनों पे चेक करने के बाद अगर आप पेस्ट करते हैं तो आपके पास सिंटेक्स सेव होगा, जो कि मैंने अभी बताया था प्रोग्रामिंग सेव करता है। और अगर आप ओके कर देते हैं तो डायरेक्ट आपके पास आउटपुट में रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा सिंटेक्स सेव हो तो मैं पेस्ट करूंगी। जैसे ही मैं पेस्ट करती हूँ ये मेरा सिंटेक्स खुल गया। इस सिंटेक्स को मैं सिलेक्ट करूंगी अपनी पूरी कमांड को। ये मेरी पूरी एक कमांड है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये ऊपर ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आउटपुट पे रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे, जो कि आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस कमांड रन करने की रिजल्ट में जनरेट हुए हैं। अब मैं एक दफा आपको तीनों फाइल दिखा दूं कि तीनों फाइल तो मैं आपको बार बार बताई थी, सिंटेक्स फाइल, डेटा फाइल और आउटपुट फाइल। तो ये मेरी थी डेटा फाइल, ये मेरी थी सिंटेक्स फाइल जिसमें मैंने कमांड रन किए, और ये थी मेरी आउटपुट फाइल। इन तीनों फाइल को आपको एक ही नाम से सेव करना है और एक ही जगह सेव करना है। यहाँ पर अब हम जो हमने आउटपुट रन किया है उसकी हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे पास टोटल केसेस है वो वैलिड केसेस का मतलब है टोटल केसेस वो 88 है।
उनमें से कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें सीरियल नंबर मिसिंग हो, इसीलिए यहाँ पर मिसिंग में 0 लिखा हुआ है। तो ये जो टेबल है, अच्छा, अब ये जो सेकंड टेबल है, अब हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। इन सेकंड टेबल में एक चीज लिखी हुई है प्राइमरी केस, और सेकंड लिखी हुई है डुप्लीकेट केस। प्राइमरी केस का मतलब वो जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं डेटा में, और डुप्लीकेट केसेस का मतलब वो कि 6 केसेस ऐसे हैं मेरे पास जो कि डुप्लीकेट में मौजूद है। अब ये 6 केसेस वो होंगे जिनका प्राइमरी केस इन 82 केसेस में होगा। सीक्वेंशियल काउंट ऑफ मैचिंग केसेस, सीक्वेंशियल काउंट ऑफ मैचिंग केसेस का मतलब ये है कि 76 मेरे पास केसेस ऐसे हैं जिनका एक भी डुप्लीकेट नहीं है, वो बिल्कुल प्योर हैं, उनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए उनके सामने 0 लिखा हुआ है। 6 केसेस ऐसे हैं जिनका प्राइमरी केस है, यानी कि वो खुद से एज अ प्राइमरी केस है, और वो ही 6 लोग ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट है, यहाँ पर इसलिए वो 2 में लिखा हुआ गया। फिर रिपीट कर दूं, 76 केसेस वो जिनका एक भी डुप्लीकेट नहीं है, 6 केसेस वो जिनका डुप्लीकेट है, वो 1 का मतलब वो खुद प्राइमरी, और ये 2 का मतलब उन्हीं के वो के डुप्लीकेट्स में मौजूद है। यही चीज हमें डेटा में दिखने को मिलेगी। अब हम डेटा में देख लेते हैं कि ये आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस डेटा में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ही मैं डेटा पे जाती हूँ, जैसे ही मैं डेटा पे जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि डेटा ने मुझे, इस कमांड ने सारे सीरियल नंबर खुद ही ऑटोमेटिक सॉर्ट भी कर दिए, और मुझे ये बता दिया कि ये दोनों डुप्लीकेट में है, नंबर 4 भी डुप्लीकेट में, नंबर 6 भी डुप्लीकेट में, 18, 36 और 83। यहाँ पर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट में मौजूद है, जो कि हमारा आउटपुट भी यही कह रहा था। और लास्ट में हमारे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट होकर आए होंगे जो कि ये शो कर रहे हैं कि हमारा प्राइमरी केस है, फिर वो डुप्लीकेट, फिर प्राइमरी केस, फिर डुप्लीकेट, फिर प्राइमरी केस। अच्छा, मेरे लिए ये स्क्रॉल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आगे पीछे करना, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि ये अगर आप राइट पे देखें, यहाँ पर 3 डॉट्स मौजूद है, आप इन्हें डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ये स्प्लिट होगा, अब मैं सीरियल नंबर को उसके बराबर में ले आऊंगी, डुप्लीकेट वगैरह के, और मेरे लिए आसान हो जाएगा टैली करना। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी केस के सामने लिखा हुआ है 1, फिर डुप्लीकेट लिखा हुआ है 1, यानी कि ये पहला केस था उसी का डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट लिख दिया। यहाँ पर 4 के सामने प्राइमरी केस लिखा हुआ है, और फिर दोबारा 4 के सामने उसका डुप्लीकेट लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो मैथ सीक्वेंसिंग का था, मैंने कहा था कि अगर किसी का कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो तो उसको 0 कहना है, अगर डुप्लीकेट हो तो पहले वाले पे प्राइम 1, दूसरे वाले को 2, और अगर उसका ट्रिप्लीकेट भी हो तो उसका 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से जितने केसेस होंगे एक ही केस के, जितनी कॉपीज होंगी उसको 1 2 3 4 कहता जाए। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 1 2 1 2 के, क्योंकि सबकी एक एक केसेस ऐसे थे जिसकी एक एक कॉपी थी, और बाकी 76 केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिनकी कोई कॉपी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने उसको कह दिया वो 0 है, कि उसकी कोई कॉपी नहीं है। ये था आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट केसेस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन डेटा को रिकोड किस तरह से करते हैं एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्ट्रिंग पे एनालिसिस नहीं होती, और बहुत सारे डिफरेंट फीचर सीखेंगे। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।